गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। सुनील जी, आपका स्वागत है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। सुनील जी, आप म्यूट हैं इस समय। नमस्कार सर, मैं म्यूट खुलने का इंतजार कर गुरु जी। आपने म्यूट क्यों हुआ था? नाम गुरु जी। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। शाम के समय बहुत ही अच्छे मुहूर्त के अंदर हम लोग ये कार्य शुरू करने जा रहे हैं। गणपति वंदना के साथ गणपति अर्थ और शीर्षम का पाठ सुनने के बाद माहौल वैसे ही बहुत स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एस्ट्रो पाठशाला फर्स्ट टाइम ऑनलाइन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स चलाने जा रही है। आज इसकी डेमो क्लास है और कंटिन्यूअस, जैसा कि हमारे रोस्टर हम लोगों ने बनाया है उस हिसाब से मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रो पाठशाला के सभी स्टूडेंट्स को सिखाई जाएगी। ये कोर्स भी एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा के अनुसार ही होगा। मैं देख पा रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो इस परंपरा को बखूबी जानते हैं। जब ये विषय हमारे दिमाग में आया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अभी करवाया नहीं गया है, इसे करवाया जाना चाहिए, तो मैंने काफी सोचा और सोचने के बाद कि आखिर ये इसे कौन करवा सकता है, कौन नहीं करवा सकता, तो मुझे सर की याद आई। सर बहुत ही अनुभवी और सबसे ज्यादा सीनियर मोस्ट टीचर हैं, वेल रिनाउंड टीचर हैं और मैक्सिमम विद्यार्थी उनसे ज्योतिषीय ज्ञान का बहुत लाभ ले चुके हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी बहुत ही एक्सपर्टीज के साथ बहुत ही आसान भाषा में सरल तरीके से सिखाई जाएगी। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक ध्रुव विषय है, एक टिपिकल विषय है। अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। जब ज्योतिष के विद्यार्थी एडवांस एस्ट्रोलॉजी कोर्स करने के बाद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं या प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। जब कोई व्यक्ति बीमारियों की बात करता है, रोगों की बात करता है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग ही फील्ड है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए कुछ चीजें और पढ़नी पड़ जाती हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट इस पार्ट को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। परंतु काबिल एस्ट्रोलॉजर वही है जो शरीर विज्ञान को जानता है। शरीर के एक महान डॉक्टर हुए हैं, पंडित जी अनम्यूट कर लीजिए। सर हम सबको म्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट हो जाइए। शरीर के एक महान डॉक्टर ने कहा कि जब तक कोई व्यक्ति अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, जब तक कि वो एक अच्छा ज्योतिषी नहीं होता। कहने का मतलब ये है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसी माइंडसेट के साथ एस्ट्रो पाठशाला मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स लेकर के आई है कि जो हमारे विद्यार्थी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, प्रैक्टाइज्ड एस्ट्रोलॉजर हैं और डिफरेंट प्लेटफार्म पर
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं और उनको अपार सफलता मिल रही है। स्वाति आलूवालिया जी से मेरी बात हुई थी, वो भी बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत किस किस के नाम लूं, मेरे सामने बहुत नाम है जो कि अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। ये एस्ट्रो पाठशाला के लिए भी बहुत प्रसन्नता का विषय है। जिन बीजों को लगाया था एस्ट्रो पाठशाला ने, आज वो फल देना आरंभ कर चुके हैं। ये कोर्स रिफाइन टच के लिए है ताकि उनमें और काबिलियत निकल करके आए, उनको कुछ हम और बेस्ट टेक्निक दे सकें। तो आपको शरीर विज्ञान से जुड़ी हुई, रोग क्यों होते हैं, कब होते हैं, किस दशा में होते हैं, कौन से नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें पैदा होने पर व्यक्ति के रोगी होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, कौन सी ऐसी राशियां होती हैं, कौन से ग्रह स्थितियां होती हैं, कौन से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनकी वजह से रोग पैदा होते हैं। या एक सिंपल सरल भाषा में कहूं, जब ग्रहों की इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती है तो शरीर पर उसका इफेक्ट पड़ता है। ये कैसे बात प्रूव होती है? हमारे बीच में बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं, खान पान बहुत अच्छा रखते हैं, मेडिटेशन या प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके बावजूद भी कोई ना कोई बीमारी उनको पकड़ लेती है। और आम आदमी कहता है यार ये तो बड़ा समझदार है, ये तो बड़ा विद्वान है, या तो ये खुद ही डॉक्टर है, या ये तो खुद ही बीमारियों का बड़ा जानकार है, फिर बीमार कैसे हो गया? इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसी भी पावर है जो हमारे शरीर के अंदर है, जो कि ग्रहों की इक्वेशन बदलने से हमारे शरीर के अंदर एक अनबैलेंस क्रिएट होता है। वो अनबैलेंस बीमारियों को न्योता देता है। 18 वर्षों के अनुभव से मैं बता सकता हूं, कई बार उनका सॉल्यूशन दवाइयों में नहीं मिलता, पर ज्योतिष के कुछ उपायों में मिल जाता है। अगर हम समझ पाए कि जो बीमारी हुई है वो किस ग्रह दशा की वजह से हुई है और उसका कुछ रेमेडियल पार्ट करें, तो रोग हल्का हो जाता है, कमजोर पड़ने लगता है, जल्दी ठीक होता है। एक और मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान पाया है, कभी कभी डॉक्टर बेस्ट दवाई दे रहा होता है, डॉक्टर भी बेस्ट होता है, पर पेशेंट को वो दवा लग ही नहीं रही होती है। ऐसे में भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है, आपको गाइड कर सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो लंबे समय तक चलती हैं, जिनका समाधान 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में नहीं होता। ब्लड प्रेशर है, शुगर है, बहुत तरह की बीमारियां हैं, पल्पिटेशन है, एंजाइटी है, मेंटल परेशानियां हैं, डिप्रेशन है, लंबी चल जाती है। जब वो किसी डॉक्टर से इलाज कराता है, पूरा रिजल्ट तो नहीं मिल रहा होता, तो उसको एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, कहीं मैं किसी गलत पैथी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, मुझे कहीं आयुर्वेद को तो अपना के नहीं देखना चाहिए, मुझे कहीं होम्योपैथी में तो नहीं जाना चाहिए, कहीं मुझे नेचुरोपैथी में तो नहीं जाना चाहिए, कहीं मुझे उपवास में तो नहीं जाना चाहिए, कहीं मुझे डाइट पैथी में तो नहीं जाना चाहिए, कोई मुझे स्पेसिफिक आसनों को तो नहीं करना चाहिए। तरह तरह के तमाम बातें दिमाग में आती हैं और हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको इस मामले में भी गाइड करती है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा या आयुर्वेदा आपके लिए काम करेगा। ऐसी बहुत सारे प्रश्न जो आम आदमी के प्रश्न है, हम सभी के प्रश्न हैं। आप क्लाइंट के लिए तो बाद में सोचना, पहले अपने बारे में, अपने ही चार्ट से ये समझने का प्रयास करना है
कि मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगी। मेरी कुंडली के अनुसार कौन सी राशि पाप प्रभाव से ग्रसित है, किस ग्रह की गलत इक्वेशन के कारण, किस दशा अंतर दशा के कारण, कोई किस ग्रह के नक्षत्र के कारण मुझे इस समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका आंसर आपको सही ढंग से प्राप्त हो और साथ में आपको उसका कोई समाधान मिले, जिसकी मदद से इस रोग को बहुत तेजी से बढ़ने से रोका जा सके, उस पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। कुछ रोग प्रारब्ध से होते हैं, कठोर होते हैं, उनको भुगतान करना पड़ता है, पर उन जैसे रोगों का से भी मंत्र चैंटिंग के द्वारा, सही प्रैक्टिस के द्वारा, सही राइट स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के द्वारा, सही डाइट के द्वारा काफी हद तक उसको कम किया जा सकता है। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तमाम बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स एस्ट्रो पाठशाला में बहुत लंबे समय से कोर्सेज के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, उन्हें मैं चाहूंगा अपनी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, अपने और ज्ञान का वर्धन करने के लिए आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी ज्वाइन करना चाहिए। जिस तरह से मैं सुनता हूं, एस्ट्रो पाठशाला के स्टूडेंट जहां पर भी प्रैक्टिस करते हैं बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पेक्टेड मनी भी कमा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं उनका ये नाम, ये यश, ये गान और ये अर्थव्यवस्था दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। उनको कभी भी क्लाइंट के सामने ये ना कहना पड़े कि यार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो हमने पढ़ी ही नहीं। वो जरूर पढ़िए, जरूर उसके अंदर आप अपना समय दीजिए। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में दिया गया समय आपको जीवन में कई गुना मल्टीप्लाई करके देगा, ऐसा मेरा अनुभव है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी को कई बार पढ़ाया है और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी में भी, ऑनलाइन वर्कशॉप के माध्यम से भी कोरोना काल में मैंने आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी कोर्स करवाया था। बहुत सारी टेक्निक्स हैं ऐसी जो आपको लाभान्वित कर सकती हैं। मैं कुछ ऐसे सूत्र आपको इस कोर्स के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा ताकि आप बहुत फास्ट तरीके से किसी व्यक्ति की हेल्थ के विषय में जान सकें, समझ सकें। ज्योतिष एक टेक्निक का खेल है, नॉलेज के साथ टेक्निक बहुत जरूरी है। आप नॉलेज तो ले लेते हैं, पर अगर टेक्निक सीख लें कि उस नॉलेज को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उस कुंडली के ऊपर कैसे फार्मूला उसमें अप्लाई करना है, अगर ये टेक्निक अगर आप सीख लेंगे तो आपको परेशानियों का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आपको नक्षत्र लेवल तक जाकर के हमने ये कोर्स डिजाइन किया है। तो हमने बहुत ध्यान रखा है कि कोई भी अंग, अंग का मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोई भी ऐसा पार्ट हमसे ना छूट जाए जो कि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको हम कोर्स में ना डालें। ऐसा हमने पूरा प्रयास किया है, हर भरसक प्रयास किया है। जो जो बेस्ट टेक्निक्स हैं, बेस्ट फार्मूला है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, वो हमने इस मेडिकल कोर्स में देने का प्रयास हम करेंगे। और वो हमने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया इस कोर्स को। इस कोर्स को देखने के बाद निश्चित रूप से आपका भी मन करेगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। बहुत सारी स्पेसिफिक टेक्निक के ऊपर जब हमारे यहाँ डिटेल में चर्चा नहीं हुई,
उस टेक्निक को भी हमने इसमें शामिल किया है। अक्सर स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि साहब नक्षत्र लेवल के ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो हमने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बीमारियों से संबंधित नक्षत्रों को भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। ये आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। मैं भी इस कोर्स में प्रयास करूंगा कि आप लोगों के बीच में आ सकूं, आप लोगों को अपने अनुभव की कुछ बेस्ट टेक्निक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड दे सकूं। बाकी सर से मैं पूछूंगा, बात करूंगा उस विषय के ऊपर, और मैं भी प्रयास करूंगा। तो इस बार आपके प्रिय अध्यापक श्रीमान मनोज कुमार भंडारी जी, और बहुत ही होनहार, बहुत ही विद्वान, बहुत ही मेहनती, प्रेरणा स्रोत, उनके हाथों में मैं ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स सौंप रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कोर्स जैसे अन्य कोर्स सर के बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, चाहे उसमें हमारे जेमिनी कोर्स की बात हो, दशाओं वाले कोर्स की बात हो, नवमांशा की बात हो, बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी की बात हो, और तरह तरह के कई प्रकार के टिपिकल से टिपिकल कोर्स भी सर ने बखूबी से करवाए हैं। एडवांस एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ सर ने डिविजनल चार्ट एस्ट्रोलॉजी, मतलब सारे डिविजनल चार्ट्स को बहुत डिटेल में स्टूडेंट्स को स्टडी करवाया है। कुछ ऐसी टेक्निक जो ज्योतिष में बहुत टिपिकल मानी जाती थी, उन टेक्निक को भी दिया है। और सर की एक खास बात जो मैं कहूँगा, जो एस्ट्रो पाठशाला में उनको बिल्कुल एक अलग मुकाम पर पहुंचा देती है, वो है इनके बेहतरीन नोट्स, लिखित बेहतरीन नोट्स। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के जब नोट्स आपके पास रहेंगे तो एक प्रकार से वो बुक का काम करेंगे, और नोट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जब आपका पढ़ने का मन करे पढ़िए, जब सुनने का मन करे सुनिए, जब वीडियो देखने का मन करे तो आप वीडियो देखिए। तो ये एक ऐसा कोर्स है सर का जिसमें आपको हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, ये तो एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा है, पर साथ में आपको मिलेंगे इस कोर्स के नोट्स, इसके जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो सूत्र हैं, उसको नोट्स के रूप में भी आपको अवेलेबिलिटी रहेगी। और सर का आशीर्वाद और सर का ज्ञान, सर के जीवन का अनुभव, सर का अनुभव बहुत बड़ा अनुभव है। मैं क्या कहूँ, आप में से मैक्सिमम लोग पुराने हैं तो इसलिए आप लोग जानते हैं। मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुआ मैं सर की तरफ जाने का प्रयास करूंगा, और मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको इस मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत आसान से आसान तरीका से ये कोर्स करवाया जाए। तो आज सर का दिन है और सर आज आप लोगों को टेक्निक देंगे, मेरा दिन आएगा मैं आपको बेस्ट टेक्निक दूंगा। आप तो मैं सर से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आरंभ करें। आज डेमो के लिए लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, और बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि जो हमारे एस्ट्रो पाठशाला से जुड़े हुए हैं, 90% हमारे सिंसियर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस बात से पता चलता है कि वो लोग जीवन में बहुत ही सक्सेसफुल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, और ऐसा मेरा हृदय से आशीर्वाद है। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और ज्ञान में इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रभु जरूर सफलता देते हैं। सर प्लीज आप आगे बढ़िए। थैंक यू। धन्यवाद सुनील जी। और आप सभी एस्ट्रो पाठशाला के
स्टूडेंट्स को मेरा नमन। और सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आती है कि वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स हम क्यों करना चाहते हैं। देखिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्योंकि जैसे हमारे मेडिकल साइंस है वो काफ़ी फास्टर डेवलप हो रहा है, उसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ रही है, तो उसमें आप देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो बीमारियां हैं उनके सिम्टम्स क्लैश करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि बुखार आ रहा है तो बुखार मलेरिया की वजह से बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है मलेरिया की वजह से भी हो सकता है, चिकनगुनिया की वजह से भी हो सकता है, डेंगू की वजह से भी हो सकता है। तो मेडिकल साइंस जो है डायग्नोस्टिक्स में जाती है। इसी प्रकार से कोविड की वजह से भी बुखार आ सकता है। तो जब सिम्टम्स क्लैश करते हैं लेकिन वो बीमारी को नहीं बताते, सिम्टोमेटिक है बातें जो कि एक डॉक्टर अपने अनुभव से बीमारियों को बताने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो डायग्नोस्टिक्स पे निर्भर होता है। यानी वो आपसे कह देगा ब्लड टेस्ट करा के ले वो। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या है, हम बच्चे की हॉरोस्कोप देखते हैं, लेकिन हमारे बृहत पाराचार होरा शास्त्र में और बारह मिहिर जी ने और इसके बाद कल्याण वर्मा ने मंत्रेश्वर ने फलदीपका में, यानी ज्योतिष अलंकार में, इस तरह की बहुत सी पुस्तकों में और नाड़ी ग्रंथों में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे काफी डिटेल में लिखा है। और चूंकि कुंडली अगर हम आपकी देख रहे हैं तो कुंडली हम तब की देख रहे हैं जब आपका जन्म हुआ है, लेकिन उस जन्म के समय में जो ग्रह या राशियां पीड़ित हैं या जो भाव पीड़ित हैं या जो नक्षत्र जो नक्षत्र स्टार लॉर्ड बन जाते हैं अशुभ ग्रहों के, यानी कहने का मतलब है कि अगर सूर्य के 3 नक्षत्र हैं, कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ा, अगर ये 3 नक्षत्र, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अगर ये 3 नक्षत्र में ये स्टार लॉर्ड बन गए, ये नक्षत्र के स्वामी बन गए अशुभ ग्रहों के, जैसे राहु के, शनि के, मंगल के, तो ये नक्षत्र पीड़ित माने जाएंगे। अगर ये पीड़ित नक्षत्र होंगे तो नक्षत्रों से आने वाली जो बीमारियां हैं वो बीमारियां उस व्यक्ति को दशा के अंदर हो, दशा के ड्यूरेशन में होगी। क्योंकि दशा के बारे में बृहत पाराशर होराशास्त्र ने कहा है कि दशा कालस्य कारणम, तो कोई भी काम होगा तो दशा अंतर्गत दशा प्रत्यंतर दशा में होता है। तो इसके बारे में मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं आपको और बता दूं कि बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। कि अगर पहले तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे ये जो सिम्टम्स हमारी बॉडी को आ रहे हैं उसके पीछे क्या कारण है, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और कौन से ग्रह इसमें वर्क कर रहे हैं। तो एक एस्ट्रोलॉजिकल आपको आईसाइट मिलता है। तो उसके अलावा आपको ये भी पता चलता है कि किस बीमारी की संभावनाएं हैं। इवन जो फीवर होता है वो हार्ट की स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है और ब्रेन की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी होता है। तो उसका मतलब है कि हमें ये समझना है, ये एक सिम्टम से कई बीमारियां पीछे जा सकती हैं और उन बीमारियों को पकड़ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ध्येय होता है। और हम बच्चे की हॉरोस्कोप से या इवन 80 वर्ष के व्यक्ति की हम हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो बर्थ टाइम की हॉरोस्कोप है और उससे हम उसे पिन पॉइंट कर पाते हैं कि किन बॉडी के ऑर्गन्स में किन नक्षत्रों की वजह से, किन राशियों की वजह से, किन ग्रहों की वजह से और किन भावों की वजह से रोग जनित स्थितियां पैदा होंगी और किन दशाओं में विशेष तौर पर। एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे पंडित जी ने बताया कि हर ह्यूमन बॉडी जो है बड़ी यूनिक तरीके से वर्क करती है। जिस समय इसकी रेमेडी की बात आती है तो हर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे एलोपैथी सूट करती है। एलोपैथी एक मजबूरी हो सकती है, इमरजेंसी में एलोपैथी एक मजबूरी हो सकती है कि उसे एलोपैथ डॉक्टर्स के पास में जाना पड़े कि कंडीशन अब काफी डिटेरियोरेट हो गई है, खराब हो गई है। लेकिन जैसे पंडित जी ने बताया कि हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करता है कंपैटिबल साइंसेस के साथ। जैसे आप एलोपैथी से इलाज करा रहे हैं तो बहुत से लोगों को होम्योपैथी के इलाज में ज्यादा फायदा हो, उसको जो है नेचुरोपैथी से उसकी बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, उसकी बॉडी जो है आयुर्वेदा में ज्यादा रिस्पॉन्स देगी, या उसकी बॉडी यूनानी सिस्टम में ज्यादा मेडिकेशन में ज्यादा रिस्पॉन्स देगी
और इनक्योरेबल डिजीजेस को क्योर करके दिखा देगी। तो एक तो ये बात। तीसरी बात ये होती है कि ये पैरेलल स्ट्रीम हो जाती है। हम आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम ये नहीं कहते कि हम एलोपैथ्स को हम पूरी तरह से मेडिकल साइंस को हम डिस्कार्ड करते हैं या उसको ओवरराइड करते हैं। हम आपसे ये बिल्कुल नहीं कहते। जब भी कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है परिवार के लोगों को, तो उस इमरजेंसी के लिए आपको डॉक्टर्स के पास में, क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास में, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास में तो जाना होता है। लेकिन अगर आप एक मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं तो आप उस पेशेंट को एक अच्छी सलाह दे पाएंगे और उन अच्छी सलाहों को फॉलो करता हुआ वो एक पैरेलल सेट ऑफ रेमेडीज को वो शुरू कर सकता है। और वो जो पैरेलल रेमेडीज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, वो एक अच्छे, ना केवल यहाँ से शुरू करेंगे कि अच्छे डॉक्टर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे वे ऑफ ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर है, व्हिच इज गोइंग टू हेल्प इन द मोस्ट, उसकी तरफ को लेके जाएगी। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल रेमेडीज होती हैं, ये आपको प्लांटिंग ऑफ सीड्स ऑन योर माइंड भी करती हैं, तो आपको एक रास्ता दिखा देती हैं कि किस सिस्टम ऑफ मेडिकेशन में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब मैं आप लोगों की इजाजत चाहूंगा, इसमें मैं कुछ शेयर करूंगा एक पीपीटी। पहले मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूं फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूंगा। देखिए, मैंने आपको ये बताया था, जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं आपको बता चुका हूँ और सुनील जी भी बता चुके हैं कि जब जो पहला कंफ्यूजन हमारे जीवन में होता है, जब भी कोई सिम्टम्स आते हैं तो प्रॉपर डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। इस डायग्नोसिस के लिए एलोपैथिक मेडिकल साइंस डायग्नोस्टिक्स के ऊपर जाती है, सिम्टम्स को देखती है। कभी कभी बीमारियां सिम्टोमेटिक होती हैं, यानी बीमारियों का कोई जड़ नहीं होता, और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डीप रूटेड होती हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद आप इस बात का एक अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे कि ये साइकोसोमेटिक इलनेस है, यानी साइकोलॉजिकली ड्रिवन है, स्ट्रेस के द्वारा ड्रिवन है, या ये बीमारी एक्चुअल में बीमारी कहीं पे निहित है, तो किसी ऑर्गन विशेष में है, उस ऑर्गन पे आप जो है कंसंट्रेट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज के द्वारा और एलोपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा। इसके अलावा कौन सा सिस्टम आपका मेडिकेशन का आपको सूट करने वाला है, इस बात को भी आप समझ पाएंगे एक जातक की कुंडली देखने के बाद। इसके आप इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप एक अच्छे गाइड के रूप में उभरेंगे अपने परिवार, अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने क्लाइंट्स के लिए। आप उन्हें मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकते हैं, क्योंकि न केवल आप उन्हें एक अच्छी पैथी के बारे में बताएंगे जो उसे लंबे समय तक फायदा करेगा, साथ में आप उसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताएंगे जो साइड बाय साइड उसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएगी। अब देखिए, हमें सबसे पहले समझना होता है कि हमने स्पोर्ट्स में करना क्या है। तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको विभिन्न भागों में बांटा गया है, 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में आपके स्किन आती है जो कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी है, आपके हेयर आते हैं, आपके नेल्स आते हैं। उसके बाद सेकंड सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम। इस सब पे हम लोगों ने बड़े डिटेल में बात करनी है इस कोर्स के दौरान, और इनके कारक ग्रहों के बारे में बात करना है। तो जैसे बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, टीथ हैं, एंटायर स्केलेटल ऑफ द बॉडी है। उसके बाद जो थर्ड है वो है मस्कुलर सिस्टम। जैसे आप जानते हैं मस्कुलर एट्रोफी हो जाता है, कई बार टेंडन्स जो है टेंडन्स टूट जाते हैं जो कि मसल्स को
स्केलेटल के साथ में जोड़ते हैं। इसके अलावा बॉडी की स्मूथ मसल्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप इस कोर्स के बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि इनमें से कौन सी सबसे ज्यादा मसल्स जो है इफेक्ट कर रही हैं। स्मूथ मसल्स क्या है, जैसे हार्ट की मसल्स हैं, हार्ट को पंप करने में हेल्प करती हैं, या जैसे डाइजेस्टिव कैनाल की मसल्स हैं जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट देती हैं, यानी कि खाने को आगे पहुंचाती हैं, इनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। उसके बाद जो फोर्थ सिस्टम है, मेडिकल साइंस जिसको रिकॉग्नाइज करता है और बॉडी का ऑर्गन्स को डिवाइड करता है, वो है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जिनकी की बीमारियां स्पाइनल कॉर्ड की अब काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। तो इस कोर्स के दौरान हम इस बारे में बात करेंगे। उसके बाद एंडोक्राइनल सिस्टम है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि आज मिलियंस लोगों को डायबिटिक हो गए हैं, क्योंकि पैंक्रियाज एक डक्टलेस ग्लैंड है जो कि हार्मोन सीक्रेट करती है और मेटाबॉलिक सिस्टम को मेंटेन करती है, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है। तो इस तरह से थायराइड है, जैसे थाइमस है जहाँ से थायराइड ग्लैंड निकलता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम सब बढ़ रही हैं। और ब्रेन के अंदर जैसे डिसबैलेंसेस हो जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से या हाइपोथैलेमस से निकलने वाले, तो इन सब के बारे में हम लोग इस कोर्स के दौरान एंडोक्राइनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण सिस्टम आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आर्टरीज आती हैं, आपकी वेन्स आती हैं, आपका हार्ट आता है, और उसी तरह से पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं जो लंग्स में पल्मोनरी वेन्स पल्मोनरी आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को लेके जाती है आपके लंग्स के अंदर, और फिर पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन को का प्योर ब्लड को बॉडी के ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हार्ट के पास लेके आती है। इसके बाद फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम को हम थोड़ा स्टडी करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्यूनिटी का सिस्टम है, इम्यूनिटी मेंटेन करता है, लिम्फ नोड्स जिन्हें हम कहते हैं। लिम्फ नोड्स वाला जो सिस्टम है उसमें स्प्लीन भी आता है। इसके बाद का एक बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है जो आजकल कोविड आने के बाद में सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे नेजल पैसेज है, लंग्स हैं आपके, उसी तरीके से आपके फेरिंग्स हैं, लैरिंग्स है आपका, तो ब्रोंकियल पोर्शंस हैं। उसके बाद एक प्रॉब्लम जो अनादिकाल से चली आ रही है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। इसके अंदर में हम स्टडी करेंगे लिवर के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में, स्टमक के बारे में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पूरे ट्रैक्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे, और किन कौन से ग्रह उसमें कारक हैं और किन ग्रहों के डिसबैलेंसेस से इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं। इसके बाद का सिस्टम है जो आजकल बहुत बढ़ गया है, जैसे आप कई बार सुनते हैं कि लोग जो है डायलिसिस पे चले जाते हैं, किडनी फेलियर्स हो जाते हैं हाई ब्लड प्रेशर वगैरह से। तो ये यूरिनरी सिस्टम है जिसके अंदर किडनी आता है, आपका ब्लैडर आता है, यूरेथ्रा आती है, और इसी प्रकार से किडनी के स्टोन्स आते हैं, या किडनी का किसी भी तरह का मॉल फंक्शन। किडनी हमारे जो है 200% होती हैं, 100% एक किडनी वर्क करती है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल यंग लोगों को भी हो रहा है, और कॉर्पोरेट लेवल में तो ये 29 से 30 साल के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, वो किडनी फेलियर दे रहा है। डायबिटीज जो है बहुत रैम्पेंट है, वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उस डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होती है। तो उन सब बातों के हम तह में जाएंगे और उन ग्रहों को हम निकालेंगे जिनकी वजह से सिस्टम खराब होते हैं। और जो लास्ट इसका सिस्टम है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। आज ये भी एक प्रॉब्लम का विषय बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं सर्विक्स का कैंसर लेडीज में, और यूट्रस में एंडोमेट्रिक लाइनिंग्स का थिकनिंग होना, फैलोपियन ट्यूब्स की प्रॉब्लम होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर होना, ओवरीज का खराब होना, उसी प्रकार से सेमाइनल वेसल्स का मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम होना, कैंसर होना, ये सारी चीजें हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद मैं आपके सामने कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में एक ओवरव्यू रखना चाहता हूँ। जो कॉमन हमारी डिजीजेस हैं वो किस प्रकार से, उसमें कौन से ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक प्रॉब्लम जो बड़ी काफी कॉमन है और जिस प्रॉब्लम को लेके एलोपैथिक डॉक्टर्स काफी परेशान हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम वहीं पे जाके नहीं रुकती है, ये प्रॉब्लम जो है कई मल्टीपल प्रॉब्लम्स का
को जन्म देती है। जैसे ओबेसिटी है यानी मोटापा, तो इसके अंदर जो 3 ग्रह हैं इन्वॉल्व हैं, जैसे गुरु है, चंद्रमा है और बुध है। इसमें गुरु का अगर कोई भी संबंध छठे भाव से, अगर रोग भाव से हो जाए, किसी भी तरह से अगर वो रोग भाव के स्वामी से कनेक्ट हो जाए, या जुपिटर किसी प्रकार से पाप प्रभाव में आ जाए, राहु के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ, शुक्र के साथ, शुक्र को भी गुरु अपना शत्रु मानते हैं, तो उसका मतलब इल इफेक्ट हो जाते हैं और पोलैरिटी का बिहेवियर दोनों ही ग्रह दिखाते हैं। शुक्र हमारे दैत्याचार्य हैं और गुरु हमारे देवों के आचार्य हैं। तो इस प्रकार से, या डेबिलिटेटेड मून, नीच का मून हो या रेट्रोग्रेड गुरु हो, इन सभी केसेस के अंदर गुरु हमें डाइजेस्टिव इश्यूज को देते हैं, जिससे बॉडी के कुछ पार्ट्स में फैट जमा होता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे एब्डोमेन एरिया का फैट है, फैटी लिवर होना है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना है। आजकल फैटी लिवर और लिवर का फैटी होना, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 2.3, 2.4, 2.5 होना, इस तरह की स्थितियां जो है पूरे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है, वर्ल्ड के अंदर कॉमन है। और इसका कुछ तो अल्कोहल इंड्यूस्ड है और कुछ बॉडी के इस गुरु की वजह से बॉडी की एक अपनी ओबेसिटी का जो, या मोटापे की तरफ जो रुझान है, उसकी वजह से भी ये होता है। इसके अलावा हम इसमें बुध ग्रह को देखते हैं। बुध अगर पापत्री हो, नीच के बुध हो, कंबस्ट हो, इसमें कंबशन जो बुध का है वो हम 6 डिग्री से कम का लेते हैं। इसमें किसी भी तरह से पाप प्रभाव में बुध हो, या वो पापी ग्रहों के साथ बैठे हों, ये क्योंकि बुध जो है क्लोन को बताते हैं, इंटेस्टाइन को बताते हैं, तो उनके खराब काम करने को बताते हैं। इस तरह से जो बुध हमारे कमजोर पड़ जाते हैं, तो वो आदमी के रेगुलर एक्सरसाइज में भी इनकंसिस्टेंसी और इरेगुलरिटी दिखाते हैं, क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी वो कम करता है बुध के कमजोर होने से, वॉक नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता। दूसरा, कमजोर बुध आदमी को ओवर ईटिंग कराता है। उसके बाद जो तीसरा ग्रह है ओबेसिटी का या मोटापे का, वो है चंद्र, क्योंकि चंद्रमा पानी भरता है बॉडी के अंदर। ये अगर नीच का हो जाए, पापकर्त्री हो जाए, चंद्रमा बुध के साथ हो जाए या चंद्रमा राहु के साथ हो जाए, तो ऐसे में ये व्यक्ति को जंक फूड खिलाता है, जैसे बर्गर है, पिज्जा है, ओवर ईट कराता है, ओवर ईटिंग कराता है। आदमी को भूख नहीं है फिर भी वो खाएगा, वो फ्राइड फूड बहुत खाएगा, उसे बहुत एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होगी, उसको एपेटाइट हो या ना हो, भूख लगे ना लगे, वो खाता रहता है। इसी प्रकार से अगर चंद्रमा अगर मंगल और केतु के साथ में अगर युक्त है, ऐसी स्थिति के अंदर आदमी को नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ को काफी रुझान हो जाता है। तो इनकी जो रेमेडीज हैं, चाहे वो ग्रहों की आप रेमेडीज कर रहे हो, ग्रहों के मंत्र करवा रहे हो, या बीज मंत्र आप स्वयं कर रहे हो, या उन ग्रहों का आप दान करते हैं जो कि ग्रह पापी प्रभाव इन 3 ग्रहों को दे रहे हैं, तो इससे आप इस बीमारी से जल्दी आप निकल जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉमन डिजीज है जो आप देखते हैं, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर की जो डिजीज है वो आप देख रहे हैं कि बहुत कॉमन हो गई है। बहुत दुबले पतले लोगों में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर दिख जाता है। और आजकल कॉर्पोरेट लेवल्स पे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करने वाले 28 से 30-32 साल के यंग लोगों के बीच में भी आपको हाई ब्लड प्रेशर दिखता है। इससे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी खून में थक्के बनने लगते हैं। इसमें ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, मतलब पाल्पिटेशंस होने लगते हैं, और जो पल्स रेट है वो बढ़ जाता है। और हाई ब्लड प्रेशर जो है वो किडनीज को फेल करने लगता है। इसके कुछ तो कारण ऐसे हैं जिन कारणों से आपको ग्रहों को पकड़ने में आसानी होगी, जैसे कि ज्यादा स्ट्रेस का होना। आप जानते ही हैं कि आज बिजनेस में और कॉम्पिटिटिव वर्क एनवायरनमेंट में, मल्टीनेशनल्स में स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। दूसरा कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तीसरा कारण होता है इंसोम्निया या इनएडिक्वेट स्लीप। कोई आदमी पूर्ण 8 घंटे की नींद ना लेता हो।
आज आप देख रहे हैं कि रोज जो है लोग अपने काम को अपने घर ले आते हैं, लैपटॉप में बैठे होते हैं 1-1 2-2 बजे तक। तो उसका मतलब उनकी जो स्लीप है रिड्यूस हो जाती है 3 से 4 घंटे। इसके अलावा जो एग्रेसिव बिहेवियर है व्यक्ति, उसको जो इम्पेशंस का लेवल है, यानी वो अधैर्य प्रकृति का है, अधीर प्रकृति का, उसे बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, जो हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट्स होते हैं, वो है चंद्रमा, मंगल, सूर्य और बुध। बुध इसमें कारक होते हैं वेन्स और आर्टरीज के, क्योंकि बुध जो है लचीलेपन के कारक है। अब इसमें अगर ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपको हॉरोस्कोप में मिलता है कि चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं, या राहु मंगल के साथ बैठे हैं, या राहु सूर्य के साथ बैठे हैं, या राहु बुध के साथ बैठे हैं, या बुध मंगल के साथ बैठे हैं, अभी ये स्थूल रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम नक्षत्र के लेवल पे भी लेके जाएंगे बाद में क्लास के अंदर। तो मरकरी का जब भी पापक प्रभाव होता है कुंडली के अंदर मरकरी पर, तो ये आर्टरीज और वेन जो है स्टिफ हो जाती है, यानी इनका लचीलापन खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो, इनके पतले हो जाने की वजह से ब्लड के फ्लो में जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, यानी हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए। और राहु अगर इसको पाप प्रभाव देता है, तो उसमें आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का क्लॉगिंग शुरू हो जाता है, यानी उसके थक्के बनने लगते हैं, ताकि बाद में फिर स्टंट से उसको खोला जाता है। तो हमें हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए मैं आपको इसकी कुछ रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी बताऊंगा। आज की जो क्लास में, आज डेमो की क्लास में भी आप बहुत मोती यहाँ से कलेक्ट करके जाएंगे। अगर आप इसे सीरियसली, ये वीडियो भी आपको भेजा जाएगा, तो आप इसको अगर देखेंगे और इस पीपीटी को आप पढ़ेंगे और इसको अपने किताबों में कॉपी में नोट करेंगे, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपको ओवरव्यू ऑफ द एंटायर कोर्स ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपकी नॉलेज में काफी इजाफा होगा। तो इसका जो पहला एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी है वो तो है कि आप जो है चावल का और मिश्री का आप दान कीजिए। दूसरी इसकी रेमेडी होती है, आप 4x4 का लाल रंग का एक कपड़ा ले लीजिए, उसमें सौंफ, मिश्री और मूंगा बांध के उस पेशेंट की, उस व्यक्ति की, वो चाहे आपके पिताजी हैं या वाइफ हैं, जो भी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उसको जो है उनके सिराने पे रख दीजिए। ये आपको 7 दिन रखना होगा। उसके बाद आप जो है इसको 7 दिन के बाद किसी फील्ड में ले जाते हैं और वहां जाके इसको एम्प्टी कर देते हैं और कपड़े और मूंगे को वापस ले आते हैं। इसमें फिर आपने सौंफ, मिश्री और मूंगे को रखकर, कपड़ी को बांधकर और पेशेंट के सिरहाने पे रखना है सोते समय। और इस तरह का आप 1 माह से लेकर 3 माह तक आप करते हैं। 3 माह के बाद में जब आप उद्यापन करेंगे, तो आप क्या करेंगे कि आप किसी मंदिर में जाके इस मूंगे को पंडित जी को दान कर देंगे। और ये जो क्लॉथ है 4x4 का जो आपका रेड क्लॉथ है, इसे मंदिर में ही किसी, अगर वहां पेड़ है तो पेड़ में बांध के आ जाइए, अन्यथा वहां छोड़ के आ जाइए। अब इसके जो नक्षत्र कौन कौन से हैं हाई बीपी के, जैसे सूर्य के नक्षत्र हैं, कृतिका है, उत्तरा फागुनी है, उत्तराषाढ़ा है, ये नक्षत्रों का पीड़ित होना। नक्षत्र कब पीड़ित होते हैं, जब वो नक्षत्र स्टार लॉर्ड बन जाते हैं राहु, शनि और मंगल के। यानी कहने का मतलब है कि कुंडली के अंदर राहु का नक्षत्र, अगर सूर्य के इनमें से कोई भी नक्षत्र होगा, कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़, या शनि का नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ होगा, या मंगल के नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्रों में अगर इन नक्षत्रात, मतलब जैसे सूर्य के, सॉरी, कृतिका, उत्तरा फागुनी, उत्तराषाढ़ नक्षत्र मंगल का होगा, अगर इसी प्रकार से चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं, मंगल के नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र हैं, यह अगर स्टार लॉर्ड बन जाते हैं राहु, शनि और मंगल के, तो ऐसी स्थितियों को पैदा करते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित है। इसमें आपको यौगिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए हाई ब्लड प्रेशर से ठीक होने के लिए। इसके लिए आपको वृक्षासन करना है प्रतिदिन। और वृक्षासन में क्या होता है कि आप एक पांव पे खड़े होते हैं और दूसरे पांव को अपनी जंघा से आप उसे लगा लेते हैं, जांघ से, और एक पांव पे खड़े होकर आप ओम की चैंटिंग करते हैं। उस समय आप अपने मणिपुर चक्र पे आपका ध्यान होता है। मणिपुर चक्र आपके
तीसरे चक्र माने जाते हैं, जो कि नाभि के ठीक पीछे हैं। इसका जो आधार तत्व है वो अग्नि है और इसे सूर्य केंद्र भी बोला जाता है। और इस मणिपुर चक्र का जो मंत्र है वो है रम। इसको फिर फॉलो किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है अनहत चक्र में। अनहत चक्र आपका चौथा चक्र है, जो हार्ट जहां पे आपका है लेफ्ट साइड में, उसके मिडिल में ये अनहत चक्र पड़ता है। इसको आपने कंसंट्रेट करना है। ये चक्र जो है वो बैलेंस का चक्र है, जो कि आपके स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल बैलेंस को मेंटेन करता है और आपको कामनेस देता है, यानी कि आप शांत प्रकृति के होते हैं, आपके दिमाग में शांति होती है, सेरेनिटी आती है। इसका जो बीज मंत्र है वो है यम। ये शवासन उसके बाद आप करते हैं, योग निद्रा करते हैं प्रतिदिन, उसमें आप ब्रीदिंग को जो कंसंट्रेट करते हैं। प्रथम में मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, तीसरा चक्र, और उसके बाद फिर अनहत चक्र जो चौथा चक्र है, जो आपके हार्ट की लाइन में मिडिल में पड़ता है, उस पर आप कंसंट्रेट करते हैं। इसमें आपको ये सलाह दी जाती है कि आप नमक कम से कम लें, क्योंकि ज्यादा नमक लेने से सूर्य खराब हो जाते हैं आपकी कुंडली के, और सूर्य हार्ट के प्लैनेट माने जाते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है, बहुत ठंडा पानी गर्मियों में भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे चंद्रमा खराब हो जाते हैं, और चंद्रमा के खराब होने से सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका असर पड़ता है। इसके लिए जो इसका जो एंटीडोट होता है ब्लड प्रेशर का, वो होता है कि आपका जो लगन है वो मजबूत होना चाहिए। लगन जो है त्रिक भावों में नहीं होना चाहिए, लगन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, और लगन का जो स्वामी है वो शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए, शुभ कर्तरी होना चाहिए, लगन का स्वामी कंबस नहीं होना चाहिए। इन स्थितियों के अंदर लगन, जो कि व्यक्ति के शरीर की रक्षा करता है, लगन और लगन का स्वामी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक आपको टेम्पलेट दिया है, जिसमें कि नक्षत्रास के बारे में है, बॉडी के पार्ट्स में। टेम्पलेट आप देख लीजिएगा, और ये हमारे कोर्स के दौरान हम इसे डिटेल में पढ़ाएंगे। इसके बाद मैं आपके सामने मैं सभी नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के बारे में, रोगों के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को अवश्य 9 नक्षत्रों के बारे में बताऊंगा। जो पहली बेल्ट है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, मुख्य, अश्लेषा। तो जो अश्वनी नक्षत्र है वो भचक्र का या जोडियक का पहला नक्षत्र है। इसके स्वामी केतु हैं, और ये गंडमूल नक्षत्रों में आता है। जो गंडमूल नक्षत्र के 6 नक्षत्र होते हैं, ये भी रोग जनित नक्षत्र माने जाते हैं। तो जैसे गंडमूल के नक्षत्र हैं अश्वनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। तो इसमें गंडमूल नक्षत्र हो जाने की वजह से इससे जो बीमारियां आती हैं वो हेड और ब्रेन से रिलेटेड आती हैं। और ये डिपेंड करता है कि अश्विनी नक्षत्र कितना पीड़ित है आपकी कुंडली के अंदर। इस कोर्स के दौरान आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आप इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि आपका कोई नक्षत्र पीड़ित है या नहीं है। जो इससे आने वाली जो बीमारियां होती है अश्विनी नक्षत्र से, वो है सिर के अंदर चोट लग जाना, इंजरी हो जाना, वुंड हो जाना, मृगी के दौरे पड़ना, माइग्रेन हेडेक होना, ब्रेन फीवर या मेनिंजाइटिस होना, मलेरिया हो जाना, चिकन पॉक्स हो जाना। लेकिन मैं आपको इसके बारे में और आगे भी बताऊंगा। ये एक जेनेरिक व्यू है नक्षत्रों का। इनके पीड़ित होने पे इन बीमारियों की तरफ व्यक्ति का रुझान हो जाता है। उसके बाद सेकंड नक्षत्र जो जोडियक का है, वो भरणी नक्षत्र है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। ये नक्षत्र जो हमारे स्कल को बताता है, यानी हेड के ऊपर, और आईज को बताता है। इस नक्षत्र की वजह से आंखों में चोट लगना, आंखों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाना, विजन की प्रॉब्लम आ जाना, हेड और ब्रेन की बीमारियां होना, आईज की, विजन की, नाइट ब्लाइंडनेस होना, कोल्ड, किसी को बार बार कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, या किसी व्यक्ति को फेस पर हीट की वजह से कोई भी ऐसी स्थिति आती है, जैसे बेल्स पॉल्सी। बेल्स पॉल्सी क्या है? फेशियल पैरालिसिस है। ये भी इसी नक्षत्र की वजह से होती है। और डिफेक्ट, कोई भी डिफेक्ट होता है विजन का, वो भी भरणी नक्षत्र की वजह से होता है। उसके बाद जो तीसरा नक्षत्र है वो है कृतिका नक्षत्र। सूर्य इस नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं। ये हमारी आंखों को दिखाते हैं, ब्रेन को दिखाते हैं, फेस को बताते हैं, नेक को बताते हैं, यानी हमारी गर्दन को बताते हैं, थ्रोट की स्थिति को बताते हैं,
टॉन्सिल्स को या टॉन्सिलाइटिस को बताते हैं, लोअर जॉ को दिखाते हैं। जो इससे आने वाली बीमारियां हैं उसमें कॉमन तो पिंपल्स बहुत होते हैं, इसमें ब्लड इन आईज, जब भी कभी आपके आंखों की आइरिस में व्हाइट पोर्शन में ब्लड आ जाता है, जैसे सब कंजंक्टिवल हेमरेज बोलते हैं, वो स्थितियां जो है कृतिका नक्षत्र के पीड़ित होने से होती है। टॉन्सिलाइटिस यानी टॉन्सिल्स का, मम्प्स का बढ़ जाना, स्वेलिंग हो जाना नेक में, कंफ्यूजन हो जाना माइंड में, इनकोहेरेंट थिंकिंग हो जाना। एक आदमी जो है वो किसी भी बात को एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं सोच पा रहा है, बॉडी के अंदर बॉइल्स होना यानी कि फोड़े हो जाना, ये कृतिका नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। तो चौथा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। ये इसके स्वामी चंद्रमा है। ये हमारे फेस को बताता है, मुंह को बताता है, हमारी जीभ को बताता है, टॉन्सिल्स को बताता है, नेक को बताता है, सर्वाइकल पोर्शन को बताता है और वर्टिब्रीज को बताता है। जो ऊपर की वर्टिब्रीज होती है थोरैसिक वर्टिब्रीज तक, वो इसी में आती है। तो इससे आने वाली जो बीमारी है वो नेक के ऊपर, नेक में कोई स्वेलिंग हो जाना, कोल्ड की बार बार शिकायत होना, फीवर होना, चेस्ट का पेन होना, लेडीज में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स होना, ये रोहिणी नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। पांचवा नक्षत्र जोडिएक का है मृगशिरा नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है पांचवी जगह उसमें आता है और ये इसका मंगल इसका रूलिंग प्लैनेट है। इसका जो प्रथम द्वितीय चरण होता है इस नक्षत्र का, वो हमारी चिन को बताता है, यानी हमारे थोड़ी को बताता है, हमारे चीक्स गालों को बताता है, लैरिंग्स जो हमारा स्पीच बॉक्स है उसको बताता है, पैलेट जो हमारा तलवा है, यानी कि अगर हम मुंह को खोले तो ऊपर का पोर्शन को हम पैलेट बोलते हैं। उसी प्रकार से ब्लड वेसल्स को बताता है, टॉन्सिलाइटिस को बताता है, सर्वाइकल नर्व्स को बताता है। अब इन नक्षत्राज में आप ये समझ लीजिए कुछ नक्षत्राज में कॉमन ऑर्गन्स बॉडी के कवर हो जाते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र ओवरलैप करते हैं। तो अगर ये दोनों ही नक्षत्र पीड़ित होंगे तो उसका मतलब इनक्योरेबल डिजीज उस ऑर्गन से संबंधित होगी। इसके जो तीसरे और चौथा चरण होता है मृगशिरा नक्षत्र का, वो आपकी वाणी को बताता है, आपके शोल्डर्स को यानी कंधों को बताता है। किसी का कंधे अगर कॉलर बोन वगैरह डिसलोकेट हो जाती है तो ये मृगशिरा नक्षत्र की पीड़ित होने से होती है। हमारे कानों को बताता है, रिब्स के ऊपर की जो हमारी 5 रिब्स हैं उनको बताता है। चेहरे में कोई घाव हो जाना, कोल्ड एंड कफ की बार बार शिकायत होना, यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाना, ये सब चीजें इससे देखी जाती हैं। उसके बाद जो छठा नक्षत्र है वो है आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र जो है राहु इसका रूलिंग प्लैनेट है। हमारे राइट साइड ऑफ नेक को बताता है, हमारे हाथों को बताता है, कंधे को बताता है, कान को बताता है। इससे आने वाली जो बीमारियां हैं वो हैं थ्रोट में किसी तरह का भी यानी गले में किसी प्रकार का घाव होना, थ्रोट में कोई इन्फेक्शन होना, आस्थमा की बीमारी होना यानी कि दमा हो जाना, ब्रोंकाइटिस बार बार खांसी हो जाना, ड्राई कफ हो जाना, ईयर के इन्फेक्शन हो जाना। 3 नक्षत्र मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद क्लास में मैं आपको 27 के 27 नक्षत्रों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब ये क्योंकि आज मैं डेमो क्लास में भी चाह रहा था जो लोग आए हैं वो यहाँ से मोती बटोर के जाएं और अच्छी से अच्छी नॉलेज लेके जाएं और इसको वीडियो को वो दोबारा देखेंगे तो उनको बीमारियों के बारे में काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी हैं, 7वें नक्षत्र हैं, इनके स्वामी गुरु हैं। इनका जो पहला, दूसरा और तीसरा चरण होता है इस नक्षत्र का, ये आपकी राइट ईयर को बताता है, मतलब आपके दाहिने कान को बताता है, नेक को बताता है, शोल्डर बोन्स को बताता है। इसका जो चौथा चरण है वो आपके लंग्स को बताता है, छाती में जो आपके फेफड़े हैं। रेस्पिरेटरी पूरा जो सिस्टम है उसको बताता है, चेस्ट को बताता है, हमारे एब्डोमेन एरिया को बताता है। अगर आपको पेट की कोई बीमारी है जैसे हाइपर एसिडिटी वगैरह है तो इसकी वजह से होगी। पैंक्रियास को बताता है यानी कि डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम है। लिवर को ये कंट्रोल करता है, तो अगर किसी का फैटी लिवर है, चेस्ट को कंट्रोल करता है। इससे आने वाली जो बीमारियां हैं पुनर्वसु से, वो है निमोनिया है, जैसे ठंड से जो निमोनिया हो जाता है लंग्स के अंदर, प्लूरसी है जैसे लंग्स में पानी भर जाना, इसी तरह से स्वेलिंग है ईयर के अंदर। ईयर का जो टेम्पेनिक लोब्स होते हैं और मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कभी कभी स्वेलिंग आ जाती है और वो जो है अंदर की तरफ को
स्वेल करके वो अंदर की तरफ को दब जाते हैं। इसी तरह से कोई लंग्स का इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक की बीमारी हो, ब्लड की कोई भी इम्प्योरिटीज हैं, वो प्योर पुनर्वसु नक्षत्र के खराब होने से होती है। इस कोर्स के दौरान आप ये जानेंगे किस प्रकार से नक्षत्र को हम पीड़ित मानते हैं। उसके बाद आते हैं पुख्य नक्षत्र। ये ब्रह्मा जी का नक्षत्र है, शनि इसके लॉर्ड हैं। पुख्य नक्षत्र के 8वें नक्षत्र हैं। ये हमारे फेफड़ों को बताते हैं, स्टमक को बताते हैं, इंटेस्टाइन को बताते हैं, यानी छोटी आंत को, रिब्स के बारे में बताते हैं। इससे आने वाली जो बीमारियां हैं ये कार्मिक बीमारियां मानी जाती हैं, जैसे कि कैंसर है हो गया, जॉन्डिस हो गया, जैसे बार बार पीलिया की बीमारी हो जाना, डायरिया है, यानी आपके जो टीथ हैं, उनके जो गम्स हैं, वो जब ब्लीड करने लगते हैं तो पायरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के आ जाने की वजह से आपके दांत जो है पीले होने लगते हैं और उनमें गम्स ब्लीड करने लगते हैं। एक्जिमा की बीमारी, जैसे कि आपके खांसी, खाज जिसे बोलते हैं। अब उसके बाद जो नवा, इस नक्षत्र के आखिरी नक्षत्र के बारे में बात करूंगा, अश्लेषा नक्षत्र। ये फर्स्ट बेल्ट ऑफ नक्षत्र आज है 9 नक्षत्र की। अश्लेषा नक्षत्र ये नौवा नक्षत्र है, बुध इसका रूलिंग प्लैनेट है। ये आपके लंग्स को बताता है, स्टमक को बताता है, पैंक्रियाज को बताता है, उससे आने वाले इंसुलिन को बताता है। इसोफेगस या जो आपका फूड पाइप है उसको ये गवर्न करता है। आपकी इंटेस्टाइन को दिखाता है, गॉल ब्लैडर को दिखाता है। किसी को गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई या गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ा तो उसका मतलब अश्लेषा नक्षत्र पीड़ित है। इससे आने वाली जो डिजीजेस होती हैं अश्लेषा से, वो गैस्ट्रिक ट्रबल होता है, जैसे फ्लैट्यूलेंस आप कहते हैं, अफारा हो गया है, या आप कहते हैं कि एसिडिटी बन रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ब्रीदिंग की कोई भी ट्रबल अगर है एलर्जीज के द्वारा या नॉर्मल और रेगुलर वे में, इंडाइजेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है, अपच की शिकायत है, कफ की प्रॉब्लम है, किडनीज में कोई स्वेलिंग हो जाती है, तो ये अश्लेषा नक्षत्र के पीड़ित होने से होती है। अब मैं आपको इसके बारे में D30 चार्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रोग बिना D30 चार्ट के आप पिन पॉइंट नहीं कर पाएंगे माइक्रो लेवल्स के ऊपर। तो D30 चार्ट जो है, इसमें 30 डिग्री की एक राशि को 30 भागों में बांटा जाता है। 1 डिग्री ईच का ये D30 का चार्ट बनता है। इसमें सूर्य और चंद्रमा की जो राशियां हैं, लियो और कैंसर, यानी कि सिंह और कर्क, अनऑक्यूपाइड रहती हैं। इनमें कोई भी ग्रह नहीं बैठता, क्योंकि इनको D30 चार्ट की लॉर्डशिप नहीं मिली है। इसमें राहु और केतु हमेशा साथ में होते हैं। ऋषि पाराशर ने बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ये कहा है कि त्रिमशांशा चार्ट व्यक्ति के एक्सीडेंट्स को देखने के लिए, उसके घर में कोई वेदनाओं की स्थितियां होना, मिसफॉर्च्यून यानी उसके दुर्भाग्य की स्थितियों को देखने के लिए, उसके शरीर में होने वाले पेन्स को देखने के लिए और किसी भी प्रकार के रोगों को देखने के लिए D30 चार्ट की स्टडी की जाती है। D30 चार्ट में जो 8th हाउस होता है त्रिमशांतक का, वो सबसे ज्यादा खराब भाव माना गया है। यहाँ पे अगर पापी ग्रह अगर बैठे हों या 8th का लॉर्ड अगर पापी हो गए हो, तो ये इनक्योरेबल डिजीज देता है। इस प्रकार की बीमारियों को अपनी दशा अथवा अंतर्दशा में देता है, जिन बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता। दूसरा, ये दुर्भाग्य की स्थितियों को देता है, ये डेथ लाइक कंडीशन को देता है अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर। अब इसके बाद जो है छठा हाउस है त्रिमशांतक का, वो भी एक नेगेटिव हाउस है। इसके अंदर अगर मेलेफिक या पापी ग्रह अगर इसमें बैठते हैं तो व्यक्ति को चोट लगती है ऊंचाइयों से गिरने में, उसके जो मेडिसिन वो लेता है उनका रिएक्शन होता है, उसको किसी न किसी तरह की सफरिंग्स वन आफ्टर दी अदर होती रहती है। अब इसका जो 12वां भाव है D30 चार्ट का, वो खराब तो है, लेकिन कंपैरेटिव और रिलेटिव स्टडी में अष्टम के बाद छठा, छठे के बाद 12वां, तो लीस्ट इनऑस्पिशियस हाउस कहा जाता है, यानी सबसे कम इनऑस्पिशियस हाउस है। यहाँ पे बैठे हुए जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो हमारे को डिजीज देते हैं, यानी रोग देते हैं, फीवर देते हैं, और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट की बीमारियां देते हैं, जैसे डायबिटीज, फियर एंड फोबिया देते हैं, मतलब हमें डर और भय की स्थितियां देते हैं, और साथ में हॉस्पिटलाइजेशन देते हैं।
तेज ऋषि वारामिहिर ने D30 चार्ट पे लिखा है कि अष्टम भाव अगर D30 चार्ट का अगर शुभ ग्रहों के साथ में अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति को नेचुरल डेथ होती है और उसकी लंबी आयु में नेचुरल डेथ होती है। अगर अष्टम भाव अगर D30 चार्ट का अगर पापी ग्रहों के प्रभाव में होता है तो व्यक्ति की मृत्यु अननेचुरल डेथ से होती है। इसी प्रकार उन्होंने ऋषि पारमिहिर ने कहा है कि अगर शांसा चार्ट में अगर राशि चार्ट का लगन यानी कि D1 का लगन 6, 8, 12 में अगर बैठा हो और पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो व्यक्ति को नेचुरल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अब जैसे पापी ग्रहों का प्रभाव और लगन का स्वामी सूर्य है तो व्यक्ति की मृत्यु होगी ऊंचाइयों से गिरके। चंद्रमा अगर व्यक्ति का लगन का स्वामी है और त्रिमशांसा में वो 6, 8, 12 में बैठा है तो व्यक्ति की डेथ होगी वाटर में डूबने से। इसी प्रकार से मंगल अगर होगा तो उसकी डेथ होगी वेपन्स के द्वारा, मतलब हथियारों से या एक ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी से। बुध जैसा अगर ग्रह होगा तो उसको ब्रीदिंग इश्यूज अगर उसको होंगे और उसको एस्फिक्सिया या सांस न आने की वजह से उसकी डेथ होगी। इसी प्रकार से गुरु अगर होता है तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे लिवर सिरोसिस वगैरह उसकी वजह से। शुक्र जैसा प्लैनेट अगर होता है तो व्यक्ति को सेक्सुअल डिजीजेस होती हैं या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से को तकलीफें होती हैं और कई बार किडनी तक इन्फेक्शन जाके व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और शनि की वजह से आदमी को एक्सीडेंटल डेथ होती है। और राहु और केतु जैसे ग्रह हैं वो व्यक्ति के ऊपर कुछ किया कराया दिखाते हैं। अगर राहु केतु की वजह से 6, 8, 12 में अगर स्थिति होती है तो व्यक्ति को ब्लैक मैजिक वगैरह की वजह से तकलीफ होती है। अब इसके बाद मैं दशा की कुछ बात करूंगा कि जो कौन सी दशाएं हैं जो रोग जनित होती हैं, रोग देने वाली होती हैं। तो जो फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट्स की जो दशा होती है ये कार्यकारी मेलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं जो एक कुंडली के दशा के लगन पर आधारित होते हैं और ये दशाओं की ये ओनरशिप पे आधारित है। जैसे सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा, तो त्रिकोणों के स्वामी तो शुभ फलों को देने वाले हैं। लेकिन ये है त्रिषडाया नाम यदा पाप फल प्रदा, 3, 6 और 11 के जो लॉर्ड्स होते हैं वो पापी हो जाते हैं। तो अगर वो बेनिफिक प्लैनेट्स भी होते हैं तो वो फंक्शनल मेलेफिक्स हो जाते हैं। तो ये लगन के ऊपर निर्धारित होता है और ग्रहों की ओनरशिप और भाव से पता चलता है कौन सा ग्रह फंक्शनल बेनिफिक है और कौन सा ग्रह फंक्शनल मेलेफिक है। तो ये कंडीशन ये जो है चूंकि लगन हमारा जो है बॉडी की कंडीशन को बताता है तो ऐसे जो भी एडवर्स प्लैनेट होते हैं, फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर लगन के लिए तो वो इल हेल्थ को दिखाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट होता है जब भी हम दशा का निर्धारण करते हैं और रोगों के परिप्रेक्ष्य में तो हमें देखना होता है कि फंक्शनल मेलेफिक की दशा तो नहीं चल रही है। इसी प्रकार से उसके बाद आता है रूल ऑफ त्रिक हाउसेस। जो त्रिक आप जानते हैं भाव है 6, 8, 12, अगर उनके स्वामियों की दशा होती है या इनके स्वामियों की दशा भी अपनी नेगेटिविटी अपने साथ बैठे हुए ग्रहों को देते हैं या जिन ग्रहों के ऊपर वो आस्पेक्ट दे रहे होते हैं, एसोसिएट हो रहे होते हैं तो क्रॉनिक डिजीज देते हैं। इसी प्रकार से तीसरा है रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। जो वक्री ग्रह होते हैं वो अगर केंद्र भावों में बैठे होते हैं तो व्यक्ति को रोग देते हैं और कई बार इनक्योरेबल डिजीजेस देते हैं। अब जैसे जो कमजोर ग्रह होते हैं आपकी कुंडली के अंदर वो दशा के प्लैनेट अगर कोई दशा के प्लैनेट अगर अस्त है, खराब जगहों पे बैठा है यानी कि त्रिक भाव में त्रिशेड़ा में बैठा है, नीच का है, अगर स्ट्रेंथ उनको नहीं मिल रही है नवमांश में जाके या दूसरे डिविजनल चार्ट्स में तो वो भी हेल्थ के लिए खराब माने जाते हैं। तो इस तरह का दशा ग्रॉड, ये जो मैं दशा की बात कर रहा हूँ ये महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा तक के लॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इस तरह के जो दशा लॉर्ड जब पीक पड़ जाते हैं तो वो डिजीजेस के प्रति एक व्यक्ति के बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को रोग होने की संभावना हो जाती है, ऐसे व्यक्ति का स्टेमिना लेवल कमजोर हो जाता है।
ऐसे ग्रह जो राहु केतु की एक्सिस में फॉल करते हैं, चाहे वो लग्न का स्वामी हो या दशा का लॉर्ड, तो ये भी खराब होने लगते हैं, पापी प्रभाव के माने जाते हैं। ये भी व्यक्ति को खराब हेल्थ देते हैं। और दूसरे भी अगर इंडिकेशन अगर कुंडली के अंदर आते हैं हेल्थ के, तो फिर ये दशा जो है रोग जनित होती है। इसी प्रकार से एक दशा है 22वें देशकांड के स्वामी की दशा अथवा 64वें नवांश के स्वामी की दशा। ये एडिशनल फैक्टर हो जाता है इल हेल्थ का। जब भी चार्ट को हम एग्जामिन करते हैं तो हमेशा किसी भी चार्ट को देखते समय आपको ये देखना होता है कि इस चार्ट में प्रोटेक्शन इलनेस से कौन से ग्रह दे रहे हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं, जैसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कोई छोटी सी दशाओं में के नेगेटिविटी का चेंज जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता हेल्थ को। इस कनेक्शन में फेवरेबल ट्रांजिट को भी देखा जाता है, गोचर को, जैसे गुरु के गोचर को देखा जाता है। इस प्रकार का गोचर नहीं होना चाहिए, शनि की 7.5 आ गई तो फिर रोगों को बढ़ा देगा। दशा के सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि जो रोग है उसका आउटकम क्या होगा, वो रोग बढ़ेगा कि वो घटेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को फेवरेबल दशा चल रही है और उसके बाद की दशा उसकी अनफेवरेबल हो जाती है, तो उसको रोग देने में वो कामयाब होती है। इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को अनफेवरेबल दशा पड़ी है, मतलब उसकी दशा एडवर्स पड़ी है और उसके बाद फेवरेबल दशा आती है, तो ऐसा व्यक्ति रिकवरी की तरफ जाता है। इसी प्रकार से अगर अनफेवरेबल दशा को तुरंत बाद कोई दूसरी अनफेवरेबल दशा आ जाती है, तो बीमारी को लंबा कर देती है और कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा देती है। अब एक पॉइंट ये है कि अगर अनफेवरेबल दशा है, उसके बाद दूसरी भी अनफेवरेबल दशा है और तीसरी दशा भी अनफेवरेबल आ जाए, तो ये 3 दशाएं जो कि अंतरदशाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ये नॉन रिकवरी को बताती है या डेथ को बताती है। ऐसे में आदमी 3 अनफेवरेबल दशाओं को सरवाइव नहीं कर पाता इनक्योरेबल डिजीजेस के केस में। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है नवतारे का कॉन्सेप्ट, रोगों को देखने के लिए। नवतारे के कॉन्सेप्ट में नवतारे का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें तीसरा तारा, पंचम तारा और सप्तम तारा, ये 3 तारे ऐसे हैं जो रोगों को देना और इनक्योरेबल डिजीजेस को देना, डिफिकल्टीज को देने वाले होते हैं। अब ये तारे हैं आपके जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अतिमित्र, ये 9 तारे। अब आपका जो जन्म तारा कौन सा है, जो मून आपका जिस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह है, उसके तीनों नक्षत्र आपके जन्म तारे माने जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म सपोजिंग अगर स्वाति नक्षत्र में हुआ, ये 15वां नक्षत्र है, तो इसका मतलब उसका जन्म तारा बना राहु। राहु अगर उसका जन्म तारा बना तो राहु के तीनों नक्षत्र आद्रा, सद्दिशा, स्वाति, आद्रा, सद्दिशा, ये तीनों नक्षत्र उसके जन्म तारे के नक्षत्र हो गए। इन नक्षत्रों पे अगर कोई इन कॉन्स्टलेशंस पे बैठे हुए पापी ग्रह अगर हैं, तो वो बीमारी को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ये जन्म तारा है। इसको नवतारे का जो कॉन्सेप्ट है वो कृतिकादि विंशोत्तरी दशा पे आधारित है। कृतिकादि आप जानते हैं, आचम भोरा वृषभुकेशु। आ से आदित्य या सूर्य, च से चंद्रमा, भौ से भौम या मंगल, रा से राहु, व्री से बृहस्पति, च से शनि और बु से बुध, के से केतु और शु से शुक्र। यानी इसका मतलब है सूर्य के बाद आएगी चंद्रमा की, चंद्रमा के बाद आएगा मंगल, मंगल के बाद राहु, राहु के बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, फिर केतु, फिर शुक्र। जो आपकी कृतिकादि विंशोत्तरी दशा का जो पैटर्न है, वही नवतारों के अंदर देखा जाता है। तो अब पहला तो तारा हो गया इनका स्वाति, दूसरा तारा जो होगा वो संपत होगा। तो जो संपत तारा होगा, राहु के बाद कौन सा आता है, गुरु की दशा आती है, तो गुरु संपत तारा हो गया। अब तीसरा तारा विपत है, जो कि शनि का। अब शनि के जो तीनों नक्षत्र हैं, मुख्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, इन तीनों नक्षत्रों इनमें बैठे हुए जो ग्रह हैं, वो व्यक्ति को रोग देने में पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके बाद फिर चौथा नक्षत्र है क्षेम। क्षेम नक्षत्र होगा, शनि के बाद आता है बुध। उसके बाद जो 5वां नक्षत्र है वो फिर नेगेटिव नक्षत्र है, तेरी, ये केतु का नक्षत्र हो गया। तो जो तीनों नक्षत्र हैं केतु के, अश्वनी, मघा, मूल, इन तीनों नक्षत्रों इनमें बैठे हुए जो ग्रह हैं, वो अपने अपने कारकत्वों की बीमारियां व्यक्ति को देते हैं। फिर छठा नक्षत्र है साधक, जिसके नक्षत्र के स्वामी है शुक्र। उसमें उसके बाद आता है वध।
वध 7वां नक्षत्र है, जो कि वध जो तारा होता है उसमें वो सूर्य का तारा हो गया, शुक्र के बाद सूर्य है। उसके तीनों नक्षत्र है, जैसे सूर्य है, कृतिका है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ा है। इसमें बैठे हुए जो प्लैनेट्स होते हैं वो व्यक्ति को इलनेस देते हैं। अब उसके बाद 8वां जो नक्षत्र है वो मित्र तारा है। मित्र तारा चंद्रमा का तारा है। इसमें चंद्रमा के तीनों नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण इन्वॉल्व होते हैं, तो ये व्यक्ति को रिकवरी देने लगते हैं। उसके बाद में मंगल आएगा, जो कि अति मित्र तारा है। मंगल के जो तीनों नक्षत्र हैं, चित्रा, चित्रा और धनिष्ठा, इनमें बैठे हुए जो ग्रह हैं वो अपनी दशाओं के अंदर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य देने लगते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मंत्रेश्वर ने अपनी क्लासिकल बुक फलदीपिका में इसको डिजीजेस को समाप्त करते हुए बहुत आसान तरीके से लिख दिया है। उन्होंने लिखा है रोगस्या चिंतम। रोगस्या चिंतम मतलब रोग के बारे में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श। अपी, अपी का मतलब होता है ये सब जो आगे बता रहा हूं मैं। रोग भाव स्थिति ग्रह, यानी कि रोग भाव पे स्थित ग्रह, इसका अगर चिंतन करना है कि रोग किन स्थितियों में होगा, तो आप पहला आप पकड़िए रोग भाव में स्थित ग्रह, यानी कि प्लैनेट इन द 6th हाउस। वाह, वाह का मतलब होता है इसके अलावा। वय मृत्यु संस्थिति, एक तो व्यय भाव है जो कि व्यय है 12वां भाव, और मृत्यु भाव है 8वां भाव। उसमें क्या हो गया, द प्लैनेट इन दी 12th हाउस एंड द प्लैनेट इन दी 8th हाउस, ये हो गया। फिर उन्होंने बताया है संस्थिति का मतलब वहां पे स्थित। रोगेश्वर्णम, रोगेश्वर्णम का मतलब लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस। अपि तच्छन वित्रेवा, यानी कि उस रोग भाव के मालिक के साथ में बैठा हुआ ग्रह, प्लैनेट व्हिच इज एसोसिएटेड विद द 6th लॉर्ड। इसके अलावा उन्होंने कहा द्विया त्रिया, या 2 या 3, संवेदा वासद वासदिया दंतु, यानी कि स्पेसिफिक डिजीज कैन बी डेलिनेटेड, यानी किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए ऊपर उपरोक्त दिए गए में से 2 या 3 अगर नेगेटिव फैक्टर्स अगर आ रहे हैं तो व्यक्ति के बीमारी के बारे में आप बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, एंडिंग टू यू। एक मिनट। आज मुझे उम्मीद है मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को बताया है। आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज इससे मिलेगी, और इसके अलावा जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आप इसमें और गहराई में जा पाएंगे। जिस समय हमारा ये कोर्स होगा तो ये कोर्स बहुत सिस्टमेटिकली और स्ट्रक्चर्ड वे में होगा। आपको न केवल इसके परमुटेशन कॉम्बिनेशन भावों के, राशियों के, ग्रहों के, उसके बाद नक्षत्र के, तो नक्षत्रों के लेवल पे हम सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिकली जाएंगे और बॉडी के सभी ऑर्गन्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद उनका रिलेशन दशाओं के साथ में बताएंगे। आप में से बहुत से लोग, मुझे यकीन है, मेरा ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करने के बाद स्टेथोस्कोप आप खरीद लेंगे और व्हाइट रंग का कोट पहन लेंगे, और आप अपनी जो सीट पर बैठेंगे उस पर आप अपनी नेम प्लेट लगा देंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। ये तो मेरा वादा है आपसे, एब्सोल्युटली सर। क्योंकि मैं आप लोगों को इतने डिटेल में और इतना सुगमता से पढ़ाऊंगा कि आप लोग जो है एज मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, आपका बड़ा बोल्ड में लिखा होगा आपके विजिटिंग कार्ड में। तो डॉक्टर सब मेरे ऊपर आएंगे कि भाई आपने हमारा धंधा कम कर दिया, लोग तो ज्यादा ठीक होने लगे हैं। हाँ, हाँ बोलिए। अभी कोई बोल रहे थे, बोलिए। हाँ सुनील जी, माइक हैंडेड ओवर टू यू। नहीं, आपका सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा डेमो बताया और अच्छा विस्तार से डिटेल में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बताई। जैसा कि हमारे एस्ट्रो पाठशाला की परंपरा है, हर क्लास या हर सेशन कोई भी आप अटेंड करेंगे, सीखने को नया जरूर कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो सर आज हमें भी सीखने को बहुत कुछ नया मिला है। मैं सभी विद्यार्थियों से
कहूंगा यदि कोई डाउट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के बारे में है, कोई आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे, फिर इसको वाइंड अप करते हैं इस सेशन को। हाँ अमर जी। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मतलब हम लोग को जैसे नक्षत्र के वगैरह से मतलब हम लोग को पता चलेगा कि कैसे कहाँ पे जी। बीमारी होगा, इसके ऊपर हम कैसे कौन सा पैथी लेंगे उसको भी बारे में बताया जाएगा। और इसके ऊपर जैसे हम कब दवाइयाँ शुरू करते हैं, कौन सा नक्षत्र में शुरू करते हैं, इसके ऊपर भी कोई जी। जानकारी मिलेगा क्या हम लोग को? हाँ बिल्कुल दे देंगे, और आप चाहेंगे तो इसकी जानकारी मैं खुद क्लास में आके दे दूंगा। हाँ मतलब हाँ। सुनील जी जो है मुहूर्त विज्ञान के काफी लब्ध प्रतिष्ठित टीचर हैं, तो ये आप अमर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस शुभ मुहूर्त पे दवाई को शुरू करने से दवाई बहुत इफेक्टिव हो जाती है। तो जो सुनील जी जो हमारी 3-4 क्लासेस लेंगे, उन क्लासेस में वो इसी प्रकार, मतलब जैसे नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, या आयुर्वेदा एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा ये बात के बारे में, बॉडी बैलेंस के बारे में, मुहूर्त विज्ञान के उन बातों के बारे में बात करेंगे। कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा जिसमें कि आपको अपने दवाइयों को शुरू करने से या ऑपरेशन कराने से ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। वैसे भी मैं आप लोगों को ना ये भी मैं आपको टच करूंगा कि जो नक्षत्र होते हैं, उन नक्षत्र के जो देवता होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मुहूर्त से ज्यादा उन नक्षत्रों के देवताओं की पूजा करके, देखिए ईश्वर के लिए ना सारे दिन शुभ होते हैं। अगर आपने नक्षत्र के भगवान की स्तुति की, उस नक्षत्र का भगवान वो नक्षत्र एक ऑपरेशन की तरफ डाल रहा है। सपोज किसी का हेमोराइड या पाइल्स का ऑपरेशन है, पाइल्स के ऑपरेशन आप जानते हैं कि ये ज्यादातर सफल नहीं होते, मल्टीपल टाइम्स करवाने पड़ते हैं। अगर ऐसे में हम उस नक्षत्र के जो हमारे देवता हैं उनकी हम अगर प्रार्थना करके उस ऑपरेशन को कराएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो मुहूर्त ही सबसे सुंदर मुहूर्त निकलेगा, क्योंकि वो देवता ही वर्क करेगा हमारे पे। ये तो सफल ऑपरेशन। और गुरुजी जो यहाँ पे जैसे रिमेडीज वगैरह कैसे मतलब दिए जाएंगे, मतलब देखिए हम रेमेडीज, तो हमारा पूरा ध्येय है कि रेमेडीज हमने अच्छी से अच्छी रेमेडीज आप लोगों को बतानी है, इफेक्टिव रेमेडीज बतानी है। इसके अलावा हमने चूंकि बाल की खाल कुरेद के हमने वहां पे जाना है जो कि डिजीज को एमिनेट कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है, क्योंकि हमने वहां पे जाना है। कभी कभी क्या होता है, एक आदमी को फैटी लिवर हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि फैटी लिवर का कारण क्या है। फैटी लिवर जो है कई कारणों से होता है, अल्कोहलिज्म से भी होता है, नॉन अल्कोहलिक भी होता है। फैटी लिवर का एक कारण होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी मेटाबॉलिज्म का खराब होना, केटाबॉलिज्म का बढ़ जाना। अगर इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो वो भी चूंकि हम उसकी तह में जाते हैं, तो हम उन ग्रहों को हम एक्टिव करते हैं जो ग्रह आदमी को उन चीजों से अपने आप आपको दूर करता चला जाए। ये तो रेमेडीज तो हम करेंगे ही करेंगे। हाँ राजेश जी। सर प्रणाम। प्रणाम। सर मेरा बहुत अच्छा करिकुलम डिजाइन करा है, तो भंडारी सर ने जो बताया क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो उससे तो काफी इम्प्रेसिव है ये करिकुलम, और करना चाहिए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर पता होना चाहिए क्या बीमारी आएगी। मेरा एक मूलभूत प्रश्न ये है कि अगर हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं आदमी का जब जन्म हुआ कि इसको क्या क्या प्रोन है, कौन कौन सी डिसीजेस इसको हो सकती हैं, तो एक तो हो गई उसकी डेस्टिनी, ये डिजीजेस तो उसको होनी है, ये प्रोन है, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसका क्या कोई ग्रह का समाधान होगा, या मतलब मेडिकली? भाई औषधि का तो अपना महत्व है। भगवान राम के खड़े होते हुए संजीवनी बूटी तो लानी ही पड़ी थी हनुमान जी को। राजेश जी, ऐसा है ना कि अगर मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया कि बारिश हो रही है, तो आप एक बात बताइए, अगर आपने जो है रेनकोट पहन के आप निकले या आपने अम्ब्रेला हाथ में लिया, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो सूट है और आपकी टाई है वो नहीं भीगी। यानी कहने का मतलब है, कुछ बातें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर वो कुंडली के अंदर आ रही है तो वो प्री डेस्टाइन्ड है, लेकिन प्री डेस्टिनी के ऊपर हमारी फ्री विल होती है।
तो फ्री विल में ही प्रिकॉशंस होते हैं। आज एक बात आप देखिए, पूरा विश्व योगा की तरफ क्यों बढ़ गया है, पूरा विश्व, जबकि योगा का जनित जो है वो हिंदुस्तान है। हमारे उसमें जो अष्टांग योग और जो पतंजलि योग, ये सब हमारा योग सिस्टम था। लेकिन आज अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि वहां पे मेडिकल साइंसेज ने, एलोपैथिक साइंसेज ने, मेडिकल साइंसेज ने इस बात को मान लिया है कि जो सोल है, जो आपकी आपकी जो बॉडी का बैलेंस है, माइंड का बैलेंस है, ये इंटीग्रल पार्ट है और ये इसको मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका योग है। तो आज वो ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। इवन मेडिकल साइंसेज के हॉस्पिटल्स में, बॉस्टन हॉस्पिटल, इन सब हॉस्पिटल्स में मरीजों को थेरेप्यूटिक प्रैक्टिसेस के दौरान उनको योगा भी कराया जाता है। तो यही बात जो है हमारे साइंस में भी है, टू बी फोरवार्न्ड इज टू बी फोरआर्म्ड। पहले से अगर आपको वार्न कर दिया जाए तो आप पहले से आर्म्ड हो जाते हैं, यानी आप उसके प्रति सचेत हो जाते हैं। थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आप लोगों ने बड़ा सेशन अटेंड किया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के अंदर। जो लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग तो आप में से ज्वाइन कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं, जिनमें से मैं आपको देख रहा हूँ। कुछ रह गए हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन जरूर दीजिए और वो ज्वाइन कीजिए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू बहुत सर, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी के आने का इस सेशन में। थैंक यू। मैं, किसी ने और कुछ पूछना हो तो पूछ लें, फिर हम इससे पॉइंट अप करेंगे। स्वाति, आपने कुछ पूछना हो किसी और ने? सर बिल्कुल नहीं सर, सर, आपके सर, कोर्स में कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं सर, वो इतना एक्सटेंसिव कोर्स आप डिजाइन करते हैं जी जी जी। कुछ जरूरत ही नहीं है सर कुछ पूछने की। आप निश्चिंत रहें, मैं आप लोगों को ना एक डॉक्टर को यहाँ से बना के भेजूंगा। 5 इनफैक्ट साल अगर हम ये भी बीच में भी अगर हम कुछ चीज रह जाती है तो सर आप उसको ले लेते हैं कोर्स में, सो देयर इज नो पॉइंट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके सर। प्रणाम सर। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी लोगों को, और प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं ज्वाइन करेंगे। अमर ज्योति दास जी हमारे बड़े फेवरेट स्टूडेंट हैं, ज्वाइन करें। जगदीश नैन साहब ने तो कर लिया है, आप भी ज्वाइन करें तो मुझे खुशी होगी। गायत्री जरूर महेश्वरी, जरूर सर, जरूर। थैंक ये मिस करने वाला है ही नहीं सर कोर्स, कोई भी आपका कोर्स मिस करने वाला नहीं है। यू। थैंक यू सर। थैंक यू स्वाति। थैंक यू सर।